गुड इवनिंग एवरीवन। सर्किट एनालिसिस चला रहे थे जिसमें अगला टॉपिक है रेजोनेंस। अगला टॉपिक कौन सा है? रेजोनेंस। अगला टॉपिक कौन सा है? रेजोनेंस। तो देखो क्या होता है रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस सर्किट में तभी अकर होता है जब क्या हो, उसमें दो एनर्जी एलिमेंट होने चाहिए। दो एनर्जी स्टोरिंग क्या होनी चाहिए? दो एनर्जी होनी चाहिए, तभी क्या होगा, उस सर्किट में रेजोनेंस होगा। तो पहली कंडीशन रेजोनेंस के लिए, पहली कंडीशन ये है कि सर्किट में दो एनर्जी होनी चाहिए। अब बताओ इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? एक तो इंडक्टर जो किसके रूप में एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। और एक कौन सा? कैपेसिटर जो किसके रूप में एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्सिक्वेंटली इन द वोल्टेज। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में हमने ये कहा कि रेजोनेंस के लिए एनर्जी सोर्स होना, एनर्जी होनी जरूरी है। अब दो एनर्जी होना जरूरी है और इंडक्टर सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। इसलिए किसी भी सर्किट में रेजोनेंस दिखाने के लिए एल और सी दोनों क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो क्या होता है। तो रेजोनेंस के लिए पहले लिख लो फॉर क्या होता है रेजोनेंस। ये सर्किट एनालिसिस चल रहा था, सर्किट एनालिसिस। ठीक है, देखो फॉर अकरेंस ऑफ रेजोनेंस इन द सर्किट, फॉर occurrence of resonance in the system, यानी for occurrence of resonance of in any system two energies are required. In any system two energy आर रिक्वायर्ड। कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? दो एनर्जी की हमें जरूरत होती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में हमने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या होते हैं? एंड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, एंड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट these energies are provided by inductor and capacitor in the form of magnetic field and electric charge respectively. ठीक है, किसी भी फॉर अकरेंस ऑफ द रेजोनेंस, कोई भी सिस्टम में दो एनर्जी की आवश्यकता होती है। कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? दो एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये एनर्जी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? इंडक्टर और कैपेसिटर में। इंडक्टर में एनर्जी किस रूप में? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, हमने देख लिया था बेसिक में। और इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में किसमें? कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब देखो दूसरी बात,
एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन में अभी हम देखेंगे, रेजोनेंस की कंडीशन में हमने ऐसी पढ़ा था, तो वहाँ देखा था कि इन द केस ऑफ रेजोनेंस रजिस्ट, वो जो सर्किट होता है वो प्योरली क्या होता है, रजिस्टिव होता है। जब सर्किट प्योरली रजिस्टिव होता है उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट क्या होती है, इन फेज होती है। क्या वोल्टेज और करंट क्या होती है, इन फेज। दैट मीन्स इन द केस ऑफ रेजोनेंस, लिखो द सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस, द circuit is said to be in resonance when the circuit is said to be in resonance when the circuit is said to be resonance when supply voltage एंड सप्लाई करंट क्या होनी चाहिए, आर इन फेज, मतलब एक ही फेज में होनी चाहिए। द सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट आर इन फेज व्हेन सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट आर इन फेज। ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस में आपको इतना याद रखना है, इसमें दो एनर्जी सोर्स रिक्वायर होती है और सर्किट में अपने पास में इंडक्टर और कैपेसिटर के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। फिर रेजोनेंस की कंडीशन में जो सर्किट होता है वो प्योरली क्या होता है, रजिस्टिव। रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट क्या होती है, इन फेज होती है। अब देखो इसमें क्या होता है रेजोनेंस में, ये अपने पास में एक सर्किट है, यहाँ हमने वोल्टेज अप्लाइड किया अभी, ये रेजिस्टेंस R, ये L और ये C। पहले यहाँ तक लिख लिया क्या, पहले इधर ही ले लेते हैं, इसकी डेरिवेशन लंबी चलेगी। तो पहले ये लिख लिया, क्या होता है रेजोनेंस, ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे सीरीज RLC सर्किट की, उसमें क्या रेजोनेंस होता है। फिर हम देखेंगे पैरेलल RLC सर्किट, उसमें रेजोनेंस की क्या बात होती है। तो हेडिंग लगानी है सीरीज रेजोनेंस। सीरीज क्या है, हेडिंग लगाओ सीरीज रेजोनेंस। हेडिंग है सीरीज रेजोनेंस। इसमें क्या क्या टर्म होती हैं, क्या क्या काम आती है, वो सारी हम डिटेल से देखेंगे। सीरीज रेजोनेंस का मतलब एक सर्किट दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है, यानी इसमें वोल्टेज भी है, तो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सीरीज में कनेक्टेड होने चाहिए। और पैसिव एलिमेंट कौन से, आर, एल और सी। देखो भाई तीनों की तीनों एलिमेंट अपन को कनेक्ट करने हैं, क्योंकि दो एनर्जी सोर्स तो होना जरूरी है, इंडक्टर भी होना है और कैपेसिटर भी होना है। और साथ में क्या सीरीज RLC की बात करेंगे तो ये R हो जाएगा और ये इंडक्टर L और ये कैपेसिटर C। ठीक है, ये कैपेसिटर C। एक बात, अब मुझे एक बात बताओ, वोल्टेज अक्रॉस, यानी ये वोल्टेज हमने अप्लाइड किया यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी पे, F फ्रीक्वेंसी पे, तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट I होगी क्या, इसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, I। अब देखो वोल्टेज, जब करंट I इसमें फ्लो होगी तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो गया, VR, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC। समझ में आ गई बात, VC क्या, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होगी, क्या होगी, सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। अब देखो, अब हमारे पास में क्या करना है, रेजिस्टेंस हमने ये देखा कि सीरीज जो भी रेजोनेंस सर्किट होगा, हमने देखा वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट क्या होगा, इन फेज होगा। मतलब एक ही बात याद रखना है, एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जो सर्किट होता है वो प्योरली क्या होता है, रजिस्टिव होता है। अब रजिस्टिव होने का मतलब ये वोल्टेज, रजिस्टिव होने का मतलब ये वोल्टेज पूरा का पूरा कहाँ आनी चाहिए, VR के बराबर। दैट मीन्स VL और VC दोनों क्या हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर। दैट मीन्स मोड ऑफ V, देखो इसका फेजर डायग्राम, मोड ऑफ V L इक्वल्स टू मोड ऑफ VC, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये अपने पास में V ऑफ R हो जाएगा,
ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा V ऑफ R, या मैं इसको करंट ले लेता हूँ। सीरीज में अपन करंट लेते हैं रेफरेंस को, सीरीज में हमें रेफरेंस को किसको लेना है, करंट को। और अब देखो VL क्या हो जाएगा, यहाँ पर VR हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट क्या होती है, इन फेज होती है। ठीक है, अब चूंकि देखो ये सीरीज है तो करंट तो सेम है। अब रेजिस्टेंस में भी आई करंट है, इंडक्टर में भी आई करंट है, और कैपेसिटर में भी क्या है, आई करंट है। दैट मीन्स ये सीरीज है तो इसमें करंट तो क्या होगी, आई वैल्यू होगी। इसमें जो घूमने वाली करंट क्या है, आई है। तो ये करंट तो क्या होगी, रेफरेंस ले ली हमने आई। फिर VR की बताओ, VR में क्या होता है, अरे बोलो VR क्या होता है, आई की क्या होता है, इन फेज, इसका मतलब VR यही दिखा दिया। अब VL की बात करूं मैं, VL में क्या होता है, VL ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि करंट इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टर करंट लेग बाई 90 डिग्री, करंट लेग VL बाई 90 डिग्री। ठीक है, और VC के अंदर क्या होगा, ये VC के अंदर करंट क्या होगी, लीड करेगी। ये फेज डायग्राम अपन ने देख लिए थे। अब बताओ ये मैग्नीट्यूड बराबर है ये मैग्नीट्यूड, यानी ये इसका इफेक्ट को इसको कैंसिल कर देगा, इसीलिए तो लिखा है VL बराबर VC। ये फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द किसका, सीरीज RLC रेजोनेंस का। अब देखो जब VL बराबर VC होगा, यहां से क्या हो गया, VL बराबर क्या हो गया, VC। दैट मीन्स मोड ऑफ VL इक्वल्स टू मोड ऑफ VC। अब एक बात बताओ मुझे, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की हम बात करेंगे तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है, I। इसमें फ्लो होने वाली करंट I इंटू मोड ऑफ V इंटू एक्सल इक्वल्स टू फ्लो होने वाली करंट I और इंटू अक्स C। दैट मीन्स I से I गया तो अपने पास में एक्सल बराबर क्या हो गया, अक्सी। अब आपको मालूम है एक्सल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L इक्वल्स टू अक्सी की वैल्यू 1 ओमेगा C। दैट मीन्स अब मैं बात करता हूँ, ओमेगा को इधर ले आता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/LC। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/LC। अब देखो जैसे ही ये ओमेगा की वैल्यू आई, अब बताओ ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 या ओमेगा बराबर 1/√L इंटू C, क्योंकि ये इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब हम जो ये रेजोनेंस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी लेते हैं उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेते हैं। V0 से दिखा दो, ठीक है, तो V0 फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकंड में। ये क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 बराबर 1/√LC रेडियन पर सेकंड। अब एक बार बताओ ये 2πf0 विल बी इक्वल्स टू, इसको देखो ओमेगा 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πf0 तो 1/√LC हो गया। समझ में आएगी बात। अब देखो f ऑफ 0 की वैल्यू में बात करूं तो ये 1 क्या हो जाएगा, 2π, अरे नीचे चला जाएगा 1/2π अंडर का LC। ठीक है, 1/2π√LC ये क्या होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये भी क्या होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, लेकिन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मेरा, हर्ट्ज में हो जाएगी, और रेडियन पर सेकंड में हमने निकालनी है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 बराबर, ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रेडियन पर सेकंड और इसकी क्या हो जाएगी, हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गई, सीरीज रेजोनेंस में हमने देखा किस प्रकार से हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात होगी क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब हम ये दो यहाँ से याद रखने हैं, क्या, ओमेगा 0 और ये दोनों के दोनों मैं डब्बे में बंद करूँ, उनको याद रखना है। इसको मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। ये हो गया, ठीक है, तो ये दो अपने पास में फ्रीक्वेंसी हो गई। अब देखो, अब हम बात करते हैं
ये हो गई बात। अब अपन अलग अलग इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, इसके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। किस किस का वर्सेज ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आई वर्सेज हम किस जेड वर्सेज ओमेगा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आई वर्सेज ओमेगा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या किस तरह से डायग्राम बनते हैं उन सबको अपन देखेंगे, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया, इसको नोट कर लिया। अब चलते हैं आगे। देखो इसको रहने दो ऐसा कैसा। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस किस के बीच में वो अपन देखेंगे। पहला हम देखो, सबसे पहले बात करते हैं जेड की। इसका जेड लिखो भाई, इसका जेड क्या होगा, आर प्लस जे अक्सल माइनस अक्सी हो जाएगा क्या। इसका इंपीडेंस लिखना हमने काफी बार लिख लिया, आर प्लस जे अक्सल माइनस अक्सी। एक बात, अब देखो Z इक्वल्स टू आर प्लस जे, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। ये इक्वेशन नंबर होगी 1। अब अपन को ड्रॉ करना है ग्राफ किसके बीच में, जेड और ओमेगा के बीच में। किसके बीच में, जेड और ओमेगा के बीच में। तो इसको किस तरह से ड्रॉ करोगे, जेड और ओमेगा के बीच में अपन को ड्रॉ करना है। पहले बताओ मोड ऑफ जेड निकालो। मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी भाई, ए प्लस एक्स प्लस जे वाई, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। तो ये अपने पास में मोड ऑफ जेड की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। तो ये अपने पास में मोड ऑफ जेड की वैल्यू निकल के आ गई। अब अपन को टर्न करना है मोड ऑफ जेड और ओमेगा के बीच में, मोड ऑफ जेड और ओमेगा के बीच में अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है। इसको समझना भाई, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ जेड और ओमेगा के बीच में अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि यहां से ये है, आप वैल्यू रख के देखना है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, जब ओमेगा की वैल्यू 0 है, क्या है ओमेगा की वैल्यू 0। अब जब ओमेगा की वैल्यू 0 रखोगे तो यहां तो 0 हो जाएगा। देखो यहां से क्या होगा, आप देखो यहां से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये ओमेगा की वैल्यू 0 माइनस 1 अपॉन 0, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1 अपॉन 0 क्या होता है, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। दैट मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर क्या है, इन्फिनिटी। यानी ये ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ होगा। ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर हमने चेक किया तो यहां से स्टार्ट होगा, इस तरह से आया। अब देखो मैं इस यहां पर एक और कंडीशन लेता हूं, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 पर चेक करता हूं, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 पर चेक करता हूं। एक बात बताओ, एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या अक्सल बराबर क्या होता है, अक्सी होता है क्या। दैट मीन्स ओमेगा एल बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। जब ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी होगा, उस कंडीशन में ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी होगा, तो ये तो टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में, जब ये टर्म 0 हो जाएगी, पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, दैट मीन्स मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर। तो दैट मीन्स उस कंडीशन में ये जो है जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू जेड मिनिमम होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, आर। क्यों, क्योंकि इससे कम तो हो ही नहीं सकती ये पूरी टर्म। क्या जेड की वैल्यू आर से कम हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि इससे जेड इक्वल्स टू, इसलिए जेड मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर के बराबर। अब चलो आगे, अब मैं बात करता हूं ओमेगा इक्वल्स टू बहुत ज़्यादा वैल्यू, इन्फिनिटी की बात कर लेता हूं। ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जब ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू रखो,
ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू रखोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस इन्फिनिटी इंटू एल माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी तो क्या हो गया, जीरो। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो गया, दैट मीन्स ये क्या है, इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी में जीरो घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कुछ जोड़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी का क्या रहेगा, इन्फिनिटी। दैट मीन्स जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे ये ग्राफ किस तरह से बढ़ जाएगा, इस रूप में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है किसमें, मोड ऑफ जेड और ओमेगा के बीच में ड्रॉ हो जाएगा। तो आपको ये पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा डायरेक्ट कि इन द सीरीज रेजोनेंस 8 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस इज। ठीक है, तो इम्पीडेंस क्या होगा वहाँ पर मिनिमम होगा, वहाँ पर क्या होगा, वो दे देगा मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन नहीं करेगा, 3-4 वैल्यू दे देगा। तो क्या हो जाएगा, जेड मिनिमम इक्वल्स टू, उस कंडीशन में ऐसे ऑप्शन दे देगा, रजिस्टिव इक्वल्स टू किसके होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, मिनिमम होगा, इस तरह से 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो क्या जेड मिनिमम की वैल्यू होगी, किसके बराबर है, आर की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया जेड और ओमेगा, जेड और ओमेगा के बीच में। अब मुझे एक चीज और बतानी है, यहाँ से ध्यान से सोच के, ओमेगा जीरो, ये देखो यहां से अपने ऐसे मान लिया ये ओमेगा जीरो पर ग्राफ है, यहां से देखो ओमेगा जीरो से इस तरफ और ओमेगा जीरो के बाद में हमें यह बताना है कि इस तरफ जो सर्किट है वो किस प्रकार का दिखाई देगा और इस तरफ रेजिस्टेंस सर्किट है वो किस प्रकार का दिखाई देगा। तो देखो कैसे सोचना बात को। एक बात बताओ मुझे कि मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। चलो ठीक है, शुरुआत में इस टर्म को लो, आप इसको एक बार भूल जाओ, ये इस टर्म को लेते हैं। ठीक है, यानी मोड ऑफ जेड प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। समझने के हिसाब से देखना है, ठीक है, समझने के हिसाब से एक बार देखना है। ठीक है, शुरुआत में जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 होगा, दो टर्म देखनी है, एक तो ये वाली टर्म और एक ये टर्म। ठीक है, समझना बात को। जब मैं क्या करता हूं, ओमेगा की वैल्यू 0 है, क्या है, ओमेगा की वैल्यू 0, इस टर्म को देखना है एक तो, और एक इस टर्म को देखना है। दैट मीन्स यदि ये ज़्यादा होगी, दैट मीन्स कौन सा इफेक्ट ज़्यादा होगा, कैपेसिटिव इफेक्ट। ठीक है, कौन सा इफेक्ट ज़्यादा होगा, कैपेसिटिव इफेक्ट। और जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो कौन सा इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो इंडक्टिव इन नेचर और कैपेसिटिव इन नेचर। ठीक है, अब देखना, अब मुझे एक बताओ, जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 है, ओमेगा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगी क्या, और ये कितनी बनेगी, 1 अपॉन 0, मतलब इन्फिनिटी बन जाएगी। दैट मीन्स ये वाली टर्म क्या है, स्टार्टिंग में ज़्यादा है, ये वाली टर्म क्या है, स्टार्टिंग में ज़्यादा है, और ये टर्म क्या है, कम है। अरे भाई, जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0, लेकिन ये पूरी टर्म क्या बनेगी, या फिर इसको ऐसे मान सकते हो, अरे ऐसे मान सकते हो, अक्सल माइनस अक्सी, ऐसे रखो। जब अक्सी ज़्यादा होगा तो रजिस्टर सर्किट कौन सा होगा, आरसी वाला, कैपेसिटी इफेक्ट ज़्यादा होगा, और अक्सल की वैल्यू ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कौन सा होगा, इंडक्टिव। तो यहाँ से देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या लिया, स्टार्टिंग ओमेगा इक्वल्स टू 0 लिया, ओमेगा इक्वल्स टू 0 लिया तो ये वाली टर्म तो क्या होगी, 0। दैट मीन्स अक्सल की वैल्यू भी क्या होगी, 0। एक बात। दूसरी बात, जब ओमेगा सी की वैल्यू, जब ये 1/0 हुआ तो ये क्या बन गई, इन्फिनिटी बन गई। ये इन्फिनिटी बन गई, दैट मीन्स ज़्यादा वाली कौन सी है, ये वाली, ये तो 0 है। डोमिनेंट कौन है, कैपेसिटेंस। दैट मीन्स ये डोमिनेंट कब तक रहेगा, ये भी देख लो। तो शुरुआत में यहाँ पर डोमिनेंट कौन है, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटेंस। अब देखो मेरी बात, जब तक जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ी, थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी। जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, ये वाली टर्म क्या होना स्टार्ट होगी, कम होना स्टार्ट होगी। बाय डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये क्या होगी, कम। ये कम होगी, दैट मीन्स ये कम स्टार्ट होगी। और ये ओमेगा की वैल्यू जैसे बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब कैपेसिटिव इफेक्ट कम हो रहा है, और जैसे हम आगे चल रहे हैं ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, कि
एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम, और एक्सएल की वैल्यू बढ़ रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 80, और वो कौन सी कंडीशन होगी, रेजोनेंट कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये हमने देख लिया यहाँ पर एक्सएल बराबर 80, तभी तो जेड मिनिमम बराबर क्या हो गया, एल। दैट मीन्स जब तक एक्सएल बराबर 80 नहीं होता तब तक डोमिनेंट कौन है, सी। दैट मीन्स ये इधर वाला सर्किट कौन सा होगा, आरसी वाला, और इधर अब देखो जैसे ही एक्सएल बराबर 80 हो गया, दैट मीन्स अब ये दोनों बराबर हो गया, अब बराबर हो गया, दैट मीन्स अब बराबर हो गया, फिर से क्या हो रही है, अब बराबर होने के बाद में अब दोनों बराबर आ गए। अब जैसे अब वैल्यू और बढ़ाओगे इसकी, यानी ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ओमेगा की वैल्यू और बढ़ोगे तो ये और कम हो जाएगी, और अब ये और बढ़ जाएगी, मतलब अब एक्सएल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 80 आफ्टर द ओमेगा 0। तो जब इससे ज़्यादा चलोगे तो यहाँ से कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, आरएल वाला सब इफेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बिफोर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सीरीज आरएलसी सर्किट बिहेव्स, कैसे, कैपेसिटिव इन नेचर, इंडक्टिव इन नेचर, रजिस्टिव इन नेचर, नोट डिफाइन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसे पूछा जाता है, रजिस्टिव इन, सॉरी, कैपेसिटिव इन नेचर। एक बात, जब कैपेसिटिव इन नेचर हो गया तो पावर फैक्टर कैसा होगा, बिफोर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज आरसी। कैपेसिटिव इन नेचर इसका मतलब लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, बिफोर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर कौन सा होगा, कैपेसिटिव इन नेचर, और आफ्टर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज रेजोनेंस कौन सा होगा, इंडक्टिव सर्किट, और कौन सा, लैगिंग पावर फैक्टर। अब आपसे पूछे एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0, तो उस कंडीशन में जो सर्किट होगा, उस कंडीशन में जो सर्किट होगा वो प्योरली रजिस्टिव होगा। प्योरली रजिस्टिव केस में जो अपने पास में पावर फैक्टर होता है वो कौन सा आता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, अब जो सर्किट अपन को ड्रॉ करना है वो करंट और ओमेगा के बीच में ड्रॉ करो। आप किसका ड्रॉ करना है, मोड ऑफ करंट और ओमेगा के बीच में क्या करना है, ड्रॉ करना है। देखो जब ये ड्रॉ करोगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ड्रॉ करो। पहला हमने ड्रॉ कर लिया जेड और ओमेगा के बीच में। अब आगे वाला जब ड्रॉ करेंगे, आगे वाला ड्रॉ करोगे तो उस कंडीशन में मोड ऑफ आई वर्सेस ओमेगा, मोड ऑफ आई वर्सेस ओमेगा। बताओ भाई, एक बात मुझे बताओ, क्या होता है, V बराबर क्या होता है, सॉरी I बराबर क्या होता है, V/R, V/Z मान लो। तो जो रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो किसका इफेक्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या। दैट मीन्स ये जो सर्किट है, जब एक बात बताओ मुझे, तो सिर्फ इतनी सी बात बता दो कि वो तो रिलेशन तो वही होना है, तो रिलेशन तो वही होना है, तो ये ओमेगा हो गया और ये अपने पास में मोड ऑफ आई हो गया। अब देखो यहां से अपन को क्या करना है, मोड ऑफ आई वर्सेस ओमेगा की वैल्यू। तो अब इतना ओमेगा 0 पर आप बना लो, ओमेगा 0 पर क्या होगा, ये इस तरह से बनेगा क्या, क्यों बनेगा इस तरह से मैं बताऊंगा आपको, लेकिन तो देखो यहां पर ये मोड ऑफ आई हो गया, ये आई क्या होगी, देखो जब Z मिनिमम होगा, एक बात बताओ मुझे, करंट क्या होती है V/R, जब V/Z
अब जेड मिनिमम होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी मेरा, मैक्सिमम होगी। दैट मीन्स यहाँ पर जेड मिनिमम है एट द रेजोनेंस कंडीशन में, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो करंट बराबर हो जाएगी आई मैक्सिमम, क्या हो जाएगी, आई मैक्सिमम। और इस प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो ये वर्सेज है किससे, ये अपने पास में जो सर्किट है मिल के आता है, बन के आता है, वो किस में, आई और वर्सेज ओमेगा के बीच में। एक बात, अब यहाँ से मुझे बताओ, जो बिफोर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट कैसा, आरसी हमने पढ़ लिया है। बिफोर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आफ्टर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सीरीज रेजोनेंस कौन सा होता है, इंडक्टिव इन नेचर। तो अब आप मुझे यहाँ से कंक्लूजन बता दीजिए। मैं पहली बात, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 0 से क्या है, लेस देन है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इक्वल्स लेस देन है 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये होता है जेड बराबर आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। अब ओमेगा लेस देन ओमेगा सी 0 है, दैट मीन्स कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा है क्या, कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स ये वाली टर्म क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ये वाली क्या होगी, कम होगी। जब ये टर्म जैसे मान लो 2 माइनस 4, तो नेगेटिव टर्म बाहर आएगी ना, इसका मतलब z बराबर क्या हो गया, आर माइनस जे अक्स, आर माइनस जे अक्स, आर माइनस क्या होगा, जे अक्स होगा, नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स आर माइनस जे अक्स होगा, z बराबर क्या होगा, आर माइनस जे एक्स, दैट मीन्स ये कौन सा, आर सी। जब आर सी मतलब लीडिंग पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर लीडिंग, यानी लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर। क्योंकि जब भी आरसी सर्किट होता है तो कोस फाई क्या हो जाएगा, लीडिंग। लीडिंग का मतलब फेजर बना दो, फेजर बनाने का मतलब यही है कि यहाँ से वोल्टेज हो जाएगा और करंट फाई एंगल से क्या हो जाएगी, लीड कर जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताओ, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0, जब ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0, दैट मीन्स जेड बराबर क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। अब एक बात बताओ, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0, तो रेजिस्टेंस कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब ये एक्सल वाली टर्म ज्यादा है किससे, एक्सी से। जब एक्सल ग्रेटर देन एक्सी है, दैट मीन्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस जे एक्स, तो ये पॉजिटिव आएगा बाहर, अरे ठीक है। तो ये बन के आता है जेड बराबर आर प्लस जे एक्स, समझ आई बात। दैट मीन्स ये कौन सा इफेक्ट हो गया यहाँ पर, आरसी वाला। जब आरसी वाला होता है तो पावर फैक्टर कौन सा हो गया, लेगिंग पावर फैक्टर, कोस फाई क्या हो गया, लेगिंग। जब लेगिंग हो गया तो इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, वी, और आई क्या कर जाएगी, फाई एंगल से ले कर जाएगी। फिर कंडीशन अपन देखते हैं तीसरी कंडीशन, जब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 की बात करते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0, जब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 की हम बात करते हैं, दैट मीन्स उस कंडीशन में क्या होगा, अब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एट द रेजोनेंस कंडीशन में एक्सल बराबर क्या हो जाता है, एक्सी, तो जेड बराबर क्या हो गया, आर, जेड बराबर क्या हो गया, आर, दैट मीन्स जेड बराबर सिर्फ बचा आर। जब आर बचा, रेजिस्टिव बचा, तो क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, कोस पावर, यानी क्या होता है, यूनिटी, क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये जो है अपने पास में सारी कंडीशन हमने लिख ली है। तो अब मैं आपको बोलता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सुन लो। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका फेजर भी रिप्रेजेंट कर दो, ये इस तरफ भी है और इसी तरफ क्या हो जाएगा, आई, सेम फेज में हो जाएगा एंगल, क्योंकि फाई बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि इन द सीरीज रेजोनेंस बिफोर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट इज कैपेसिटिव, इंडक्टिव, रेजिस्टिव, नन ऑफ दीज। तो आपसे पूछा जाएगा कैपेसिटिव इन नेचर। अब आपसे ये पूछा सकता है कैपेसिटिव बिफोर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर इन द सीरीज रेजोनेंट सर्किट,
तो लीडिंग पावर फैक्टर, आफ्टर पूछा जाए तो लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर अपन को ये पूछा जा सकता है कि इन द सीरीज रेजोनेंस सर्किट करंट इज मैक्सिमम या मिनिमम, तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम, और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। तो ये अपने पास में निकल के आती है जो इसमें वैल्यू। अब देखो आप, अब इसमें इतनी बात हो गई, ये रेजोनेंस में इतनी बात हो गई, तो अब हम देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो अब एक बार इसको क्या कर लो, नोट कर लो। अब देखो क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, देखो क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट टू द एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा Q बराबर 2 पाई इंटू मैक्सिमम स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी stored in the circuit, maximum energy stored in the circuit upon में energy dissipated per cycle of oscillation, energy dissipated in per cycle of oscillation, in per cycle of oscillation, ठीक है। दैट मीन्स Q बराबर 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट अपॉन में एनर्जी डिसिपेटेड इन पर साइकिल ऑफ ऑसिलेशन, पर साइकिल ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब बताओ क्या हुआ ये कि कितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड सर्किट में कम कर, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट, यानी कितनी उसमें एनर्जी स्टोर्ड कर सकते हैं, किस रूप में, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में ये जो अनुपात होता है इनटू 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। ये क्वालिटी फैक्टर होगा, ठीक है। यानी कि एक साइकिल में कितनी, एक तो डिसिपेट हो रही है और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट अपॉन में एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। तो हमारे पास में क्वालिटी फैक्टर जब इसकी डेरिवेशन करेंगे, जो कि आपके काम की नहीं है क्योंकि ये सी वगैरह में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट क्वेश्चन अपन को सोल्व करने हैं। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला अपने पास में निकल के आते हैं। हम सीरीज आरएलसी सर्किट की बात कर रहे हैं, सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी फैक्टर निकल के आता है। क्वालिटी फैक्टर जो निकल के आता है वो होता है ओमेगा एल बाई आर। पूरी अपन जब इसके डेरिवेशन एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट लिखेंगे और डिसिपेटेड पर साइकिल ऑफ द ऑसिलेशन लिखेंगे, तो जब इसका पूरी डेरिवेशन करेंगे तो अपने क्या आ जाए, क्यूब ओमेगा एल बाई आर। डेरिवेशन में इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपके डेरिवेशन कहीं नहीं पूछ, आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फालतू में अपन को ये जेई और एन में ऐसा कोई डेरिवेशन पूछा नहीं था, कन्वेंशनल है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार से क्वेश्चन में क्या क्या बात होती है वो मैं सारे बताता हूँ। क्यू बराबर है ओमेगा एल बाई आर। एक बात अब बताओ मुझे, ओमेगा एल बाई आर एट द रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, एट रेजोनेंस ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी। दैट मीन्स पुट दिस वैल्यू इन दिस वन, तो क्यू बराबर 1 अपॉन रूट एल सी इंटू एल बाई आर। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट एल सी है, एल बाई रूट एल सी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करके मैं रूट कर दूं। जब इसको अलग अलग स्क्वायर हो तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एक साथ लिख दूं,
तो ये स्क्वायर से स्क्वायर गया, दैट मीन्स क्या बचा, रूट L/C। तो यहाँ से जब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1/r रूट L/C, आपको ये एक जो मैं ब्रैकेट में बंद करवाता हूँ वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो ओमेगा बराबर रूट L/C, और ये डायरेक्ट पूछा जाता है Q बराबर 1/रूट L/C। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, मेमोरी ट्रिप। ठीक है, तो ये क्या करने हैं आपको याद रखने हैं, ये क्या करने हैं आपको याद रखने हैं। अब देखो दूसरी बात, अब रेजोनेंस की कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में अब एक बात बताओ, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या हुआ, Q बराबर हमने लिया एक्सएल बाई एक्सआर, सॉरी एक्सएल बाई आर, एक्सएल बाई आर, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो एक्सएल बाई आर हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड किस में होती है, इंडक्टर में, और डिसिपेट किसके अक्रॉस होती है, आर के अक्रॉस, दैट मीन्स एक्सएल बाई आर कर दूं। अब ऊपर नीचे में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, आई से, मोड ऑफ आई इंटू एक्सएल अपॉन में मोड ऑफ आई इंटू आर। जब आई करंट फ्लो हो रही है सर्किट में से, ये तो सीरीज सर्किट था, ये अपने पास में सीरीज वाला सर्किट था, ये वी वोल्ट फ्रीक्वेंसी एफ, इसमें से जाने वाली करंट आई, ये वी एल यानी इसका एक्सल, और ये एक्सी, और ये आर। आई इंटू एक्सल क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो क्या हो जाएगा वी एल। अब बताओ आई इंटू आर क्या हो जाएगा, वी आर, तो क्या हो जाएगा वी एल बाई वी आर। समझ आई बात। अब मुझे बताओ 8 रेजोनेंस क्या होता है, वी एल बराबर क्या होता है, वी सी होता है क्या, वी एल बराबर क्या होता है, वी सी। दैट मीन्स अब मैं यहाँ वी एल की जगह क्या लिख दूँ, तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, वी सी बाई वी आर। अब वी सी की वैल्यू क्या होती है, वो इंटू आई इंटू एक्सी अपॉन में मोड ऑफ आई इंटू आर। आई से आई फिट करके आ तो एक्सी बाई आर, तो एक्सी की वैल्यू एन ओमेगा सी, और नीचे क्या बचा है आर। तो क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला और आ गया, क्या, ओमेगा सी आर। क्या आ गया, ओमेगा सी आर। तो एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1/ओमेगा/c/r। एक बात अब देखो, तो एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और ये क्वालिटी फैक्टर का, ये 4 फॉर्मूले आपके पास में क्या होनी चाहिए, मेमोरी ट्रिप होनी चाहिए, आपके पास में याद होने चाहिए, ठीक है, सीरीज में, ठीक है। अब देखो क्वालिटी फैक्टर देखा हमने, फिर क्वालिटी फैक्टर में ये 4 फॉर्मूले किस प्रकार से निकाले गए, ठीक है, तो ये हमने क्वालिटी फैक्टर देख लिया। अब इस क्वालिटी फैक्टर के बाद में अब हम देखेंगे रेजोनेंस कंडीशन में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर। देखो ये अपने पास में सर्किट था, ये वोल्टेज अप्लाइड किया, 8 फ्रीक्वेंसी एफ अक्रॉस है सीरीज RLC, फ्लो होने वाली करंट क्या होगी आई। अब मुझे एक बात बताओ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, इसमें से करंट आ जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VR हो जाएगा क्या, अक्रॉस द रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL हो जाएगा, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा, VC हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, ये V हमने अप्लाइड किया, इसमें से करंट गई VR, VL और VC हो गया। एक बात अब देखो, जब VR की वैल्यू क्या, VR की वैल्यू, अब
हमने ये देखा कि मैं बात करता हूं VR की। VR क्या हो गया, सॉरी IR इंटू R, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो IR में से रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रही है IR इंटू R। अब एक बात बताओ मुझे, IR बराबर क्या है? IR बराबर क्या है? I है। IR बराबर क्या है? I है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ से जो मैं वर्ड बोलूँ उस पर एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस IR इंटू R हो गया, एक बात। दूसरी बात, जब इसमें से ये सीरीज है तो सीरीज में तो IR बराबर भी क्या होगा, I होगा, एक बात। रेजिस्टेंस का क्या हो गया, रेजिस्टेंस। दूसरी बात, I की वैल्यू क्या होती है एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन में XL बराबर तो XC, तो रेजिस्टेंस जो सर्किट वो किस प्रकार का दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा, वो प्योर रेजिस्टिव। प्योर रेजिस्टिव इसका मतलब पूरा का पूरा V किस पे अप्लाइड होगा, VR पे। इसका मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, इनटू R। तो R से R गया तो कितना हो जाएगा, V। क्या हो जाएगा, V। दैट मीन्स इसलिए हम बोला जाता है कि एट द टाइम ऑफ रेजिस्टेंस रेजोनेंस कंडीशन में VL बराबर तो VC हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो V किसके अक्रॉस हो जाएगा, VR के। क्योंकि अरे रेजोनेंस कंडीशन में VL बराबर तो VC, तो ये तो जीरो हो गया। V बराबर अंडर रूड VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर होता है क्या। जब एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस VL बराबर क्या होता है, VC, जब तो ये टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। दैट मीन्स V की वैल्यू क्या हो गई, VR हो गई। क्या V की वैल्यू क्या हो गई, VR हो गई। जब V की वैल्यू VR हो गई उस कंडीशन में, V की वैल्यू जब VR हो गई तो बताओ, जब V की वैल्यू VR हो गई तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज के बराबर हो गया क्या। और इसीलिए तो हम बोलते हैं ये है ही नहीं, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस पूरा का पूरा सर्किट कैसा दिखाई देगा, रजिस्टिव। क्यों? क्योंकि जितना वोल्टेज अप्लाइड कर रहा है वो किसके बराबर हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज V आ गया, यहाँ तो जीरो और यहाँ पर भी जीरो। जब जीरो जीरो होता है तो क्या हो गया, शॉर्ट। तो जब शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो बचा क्या, रेजिस्टेंस। इसलिए हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस सर्किट किस प्रकार का है, प्योर रजिस्टिव। कैसा सर्किट होता है, प्योर रजिस्टिव। ठीक है, कैसे भी समझ लो, सारी एक ही बात है। ठीक है, एक बात, रेजोनेंस कंडीशन में वोल्टेज अक्रॉस इसके कितना होगा। अब भाई ये कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, ये बात अलग है, लेकिन यहाँ वोल्टेज तो होगा, वो कितना होगा वो देखो। अब मैं बात करता हूँ VL की। VL की बात करो तो मैंने इसमें से जाने वाली करंट IL और इसका रिएक्टेंस XL, ये हो गया। अब IL बराबर तो क्या है अपना, मेरे पास में I है क्या, I इंटू XL हो गया। समझ आई बात। अब देखो I इंटू XL हो गया, XL की वैल्यू क्या हो गया, I इंटू XL मतलब ओमेगा L। तो सॉरी JXL, यहाँ पर JXL ले लो, क्योंकि अकेला XL थोड़ी बताते हो, JXL होगा ना, तो ये हो गया J ओमेगा L। एक बात, अब I की वैल्यू बताओ, I की वैल्यू तो V/R, क्योंकि अरे भाई रेजिस्टेंस तो क्या होगा, इतना ही याद रखो, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस सर्किट कैसा, रजिस्टिव। तो सर्किट में तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही होगा, तो ये उस कंडीशन में वोल्टेज V दे रखा है और इसमें से जाने वाली करंट I है, तो V बराबर एट द टाइम ऑफ रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस V/R ही होगा। तो I की जगह तो सब जगह क्या रखना है, V/R। तो J ओमेगा L इंटू V/R। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो इसको, यहाँ से VL बराबर हो जाएगा ओमेगा L/R, J हो गया ओमेगा L/R इंटू क्या हो गया, V हो गया। समझ में आ रही बात। दैट मीन्स ओमेगा L/R की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q। इसका मतलब J ओमेगा L/R की Q इंटू V। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ रेजिस्टेंस, ये याद रखने वाले, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस किसके, इंडक्टर के, क्या हो जाएगा, Q इंटू V। क्या होता है, Q इंटू V। अब दूसरी बात है, अब हम VC की बात करता हूं मैं, VC की। तो VC में क्या होगा,
क्या होगा VC में? VC में होगा IC इंटू JXC, ये माइनस आएगा, माइनस JXC, ठीक है। दूसरी बात, IC क्या है हमारे पास में, I है क्या, इंटू माइनस JXC, XC की वैल्यू 1/ωc लिख दूं क्या? अरे बोलो, माइनस J1/ωc। अब देखो ओमेगा I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R, क्या हो जाएगी, V/R। दैट मीन्स माइनस J1/ωc, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। दैट मीन्स VC बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/ωc R इंटू V। अब बताओ 1/ωc R ये भी क्या है, क्यों है क्या? तो यहां से भी मैं क्या लिख देता हूं, माइनस का माइनस J इंटू क्यों V। तो क्यों हमारे पास में पॉजिटिव होता है क्या? तो अब ये पूछा जाता है यहां से कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस कितना हो जाता है? तो Q टाइम्स ऑफ V हो जाता है। दूसरी बात, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जब एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस क्या हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ V हो गया। ये तो अनर्थ हो गया, कैसे यार, हमने अप्लाइड किया था V, क्यों सॉरी वोल्टेज V, और चला कहाँ गया, अब दिखा रहा है बोला V तो यही ले लिया, और एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस यहाँ बता रहा है Q इंटू V। अब Q की वैल्यू वो 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, इसका मतलब 5 टाइम्स ऑफ V। ये कैसे हो गया, कैसे, सोचो इसके बारे में कि भाई कैसे हो गया साहब, आपने वोल्टेज ही V अप्लाइड किया है, यहाँ तो वोल्टेज V आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यों भी आ जाएगा, लेकिन क्यों भी यहाँ बता रहा है और यहाँ पर माइनस क्यों भी बता रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? देखो इसका कारण, हमने कहा यहां से तो क्या हो गया, यहां से तो V वोल्ट यहां अप्लाइड कर दिया। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, एट द रेजोनेंस हमने क्या, रेजोनेंस कब करता है, जब दो एनर्जी एलिमेंट होता है। होता ये है कि जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो ये अपनी एनर्जी किसको देना स्टार्ट कर देता है, C को। तो उस कंडीशन में किसको कहाँ तक क्यू वी तक ले जाता है। फिर ये जो एनर्जी है वह वापस से स्टार्ट कर देता है, जब ये फुल चार्ज हो गया तो वापस से डिस्चार्ज होके इस क्यू को एल को चार्ज करने लग जाता है। तो फिर ये तो मतलब एल और सी में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होने लग जाता है, ठीक है, इसलिए वह क्यू भी बन जाता है, ठीक है। हालांकि ये दोनों करोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। जितना ये वापस चार्ज होगा वापस इसको दे देगा, ये एक दूसरे में ही चलते रहेंगे, एक दूसरे में ये क्या होता है इन्होंने चलते रहेंगे, क्योंकि जब ये एक टाइम तक ये दोनों बराबर है कोई बात नहीं, ये डिस हो रहा है तो ये अपनी एनर्जी भी इसको दे देगा, ठीक है। तो फिर ये तो पूरा डिस हो गया और ये इसकी भी एनर्जी लेके बैठा है, इसलिए इसकी वैल्यू V से भी ज़्यादा हो जाती है, कितनी, Q टाइम्स ऑफ V। अब देखो ये हमने देख लिया क्वालिटी फैक्टर। अब हम बात करेंगे बैंडविड्थ की। किसकी बात करेंगे, बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ की क्या होती है, बैंडविड्थ पहले ये नोट कर लो एक बार। देखो बैंडविड्थ क्या होती है, ठीक है। बैंडविड्थ के लिए हम देखना है बैंडविड्थ क्या होती है एक्चुअली, इट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच सिस्टम एक्ट सेटिस्फैक्ट्री। ये फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जिसमें जो सिस्टम है वो क्या कर सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री मतलब काम कर सकता है, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री काम कर सकता है, मतलब अच्छे से वो काम करे, उसके लिए वो फ्रीक्वेंसी पर, जैसे मान लो 98.5, ठीक है, इस तरह से ये FM पे आते हैं ना वीडियो, तो उस पॉइंट पर प्रत्येक फ्रीक्वेंसी पर एक अपना चैनल होता है, तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पर पर्टिकुलर काम कर पाता है। तो उसी प्रकार से रेंज है फ्रीक्वेंसी की, तो इट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच सिस्टम एक सेटिस्फैक्ट्री, यानी सिस्टम क्या सेटिस्फैक्ट्री काम कर सकता है। दूसरी बात, बैंडविड्थ रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ, बैंडविड्थ रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द पावर लेवल इन द सिग्नल इज एटलीस्ट हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। यानी कि जो पावर है, टोटल पावर है, उसकी हाफ पावर के ऊपर जो
फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वही क्या कहलाती है, बैंडविड्थ कहलाती है। देखो कैसे, मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक आई और वी में ग्राफ क्या था, सॉरी ओमेगा और वी में आई में ग्राफ क्या था, ये बना था एट द रेजोनेंस कंडीशन में, एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई मैक्सिमम क्या होता था, एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई की वैल्यू क्या थी, आई मैक्सिमम। अब ये बोल रहा है कि जब पावर की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी, दैट मीन्स पावर की वैल्यू हाफ होगी, दैट मीन्स जो आई मैक्सिमम बाई √2, आई मैक्सिमम बाई √2, यानी कि पावर बराबर क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू आर। अब या फिर वी इंटू आई या आई स्क्वायर इंटू आर, ये होता है। अब पावर हाफ है, पावर हाफ का मतलब क्या हो गया, पावर हाफ का मतलब v बराबर आई आर, जैसे v बराबर अब लेते हैं v बराबर आई आर हो गया, तो i की वैल्यू क्या, i बाई √2, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 इंटू आर, √2 इंटू या फिर v इंटू जेड, तो √2 इंटू जेड। तो इस कंडीशन में जो z की वैल्यू तो √2z हो जाएगी और i की वैल्यू कितनी जाएगी, i बाई √2, ठीक है। तो ये I maximum by √2, that means bandwidth represent the range of frequency for which the power level in the signal is at least, power level कितना, पावर लेवल आधा होना चाहिए, तो पावर लेवल आधा होने के लिए क्या होगा, अरे P बराबर क्या होता है, VM इंटू IM। अब आधी करनी है तो आधी का मतलब क्या होगा, VM बाई √2 इंटू IM बाई √2। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, IM बाई √2 की बात कर रहा हूँ। तो पावर जब आधी होगी तो आई मैक्सिमम बाई √2 पर फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, यानी कि इस पॉइंट पे ω1 और लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंट ω1 और ये ω2, तो ये जो अंतर है वही क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। ये जो अंतर है वही क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है, कि मैक्सिमम पावर हाफ पावर पर फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वही क्या कहलाती है, बैंडविड्थ कहलाती है। अब इस बैंडविड्थ की फॉर्मूला क्या है वो चीज़ देख लो, ω0 इक्वल्स टू, इस ω0 इक्वल्स टू, ठीक है, ω0 सॉरी ये होती है मेरे पास में ω1 ω2 इक्वल्स टू 1 बाई क्या होता है, LC, 1 बाई LC। जब डेरिवेशन करेंगे तो ω1 ω2 इक्वल्स टू क्या होता है, LC। 1 अपॉन LC की वैल्यू क्या होती है, ω1 ω2, ω0 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √LC। जब स्क्वायर करोगे तो ω स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई LC, दैट मीन्स 1 बाई LC की वैल्यू रख देते हैं हमें ω0 का स्क्वायर। जब ω0 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √ω1 इंटू ω2, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गई, ω0 इक्वल्स टू √ω1 इंटू ω2, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास में ω0 की वैल्यू निकल के आ गई, क्या आ गई, ω1 इंटू ω2। एक बात अब देखो, जैसे ही ω0 की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, तो अब बताओ बैंडविड्थ की वैल्यू, ω0 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ ω1 ω2, वही बता रहा हूं जो क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है। ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और ये हाई अपर हाफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब देखो बैंडविड्थ, दूसरा फॉर्मूला जो काम में आएगा, ω2 माइनस ω1 की वैल्यू कहीं क्या होगी, R/L। ये देखो ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, या फिर मैं बात करता हूँ ω2 माइनस ω, बैंडविड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/L। समझ में आई बात। तो ये दोनों फॉर्मूले भी क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो बैंडविड्थ की ये फॉर्मूला हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, बैंडविड्थ का एक और फॉर्मूला होता है, बैंडविड्थ का एक और फॉर्मूला होता है जो क्वालिटी फैक्टर बराबर, या फिर चलो ठीक है एक बार इतना हो गया। अब देखो यहां तक नोट कर लो एक बार,
ये एक बार नोट कर लो, फिर और चीज़ बता दें। यहाँ से यहाँ तक बैंडविड्थ देख लो, ये फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। इनका डेरिवेशन आपको कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। यदि ये इसकी क्लास होती तो इसमें पूरा डेरिवेशन आपको करवा दिया जाता। ठीक है, ये होती थी, ठीक है। अब यहां से एक चीज और, बैंडविड्थ में चल रहे हैं, ठीक है। तो बैंडविड्थ में चल रहे हैं तो अपन को देखना है कि बैंडविड्थ वाइट हो तो देखो, अब ये देखो, अब ये ओमेगा वन देखो, ये बैंडविड्थ है तो ओमेगा वन की वैल्यू क्या आप ऐसे कर सकते हो, ओमेगा वन की वैल्यू क्या होगी, यहां से इस तरह से देखो इसको, ओमेगा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा वन की वैल्यू आप ओमेगा जीरो, ये टोटल ओमेगा जीरो यहां से यहां तक, ठीक है, ओमेगा जीरो माइनस ये बैंडविड्थ टोटल है, ये क्या हो जाएगी बैंडविड्थ बाई 2, तो इतनी में से इतना घटा दूंगे तो ये बचेगा भाई, ये लेंथ क्या है ओमेगा जीरो, उसमें से मैं ये वाली लेंथ कितनी होगी ओमेगा बैंडविड्थ बाई 2, दैट मीन्स यदि इसमें से ये वाली टर्म घटा दूं तो ओमेगा वन माइनस बैंडविड्थ बाई 2। दूसरी बात, ओमेगा टी इक्वल्स टू होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओमेगा जीरो प्लस बैंडविड्थ बाई 2, दैट मीन्स ओमेगा जीरो में कितना बैंडविड्थ बाई 2 जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा बैंडविड्थ बाई 2। ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, अरे बोलो, ये फॉर्मूला लग सकता है क्या, कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या होगी, जब क्यू की वैल्यू ये इट इज वैलिड फॉर, जब क्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा किससे है, 5 से ज़्यादा है, उस कंडीशन में क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ये अप्रोक्सीमेशन काम में लिया जा सकता है, अदरवाइज ये अप्रोक्सीमेशन काम में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो यदि क्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यदि क्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो एक और काम में ले सकते हैं क्या, यहां से देखो फ्रीक्वेंसी की बात कर लेता हूं तो f0 तो f1 प्लस f2 विल बी इक्वल्स टू 2f ऑफ 0 लिख दूं, क्योंकि f1 प्लस f2 इक्वल्स टू कितना 2f ऑफ 0, दैट मीन्स यहां से f ऑफ 0 की वैल्यू f1 बाई f2 इक्वल्स टू 2। ये भी कब अप्लाई कर सकते हो, जब वेन क्यू इज वेरी ग्रेटर देन भाई 5, जैसे मान लो 25 आ गया, 20 आ गया, तो ये क्योंकि वैल्यू 5 से बहुत ज़्यादा है तो ये अप्रोक्सीमेशन को जा सकते हो। अब आप पूछोगे कि सर ये क्योंकि वैल्यू 5 से कम हो तो उसके लिए क्या लगाओगे, फिर लोअर हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या लगाओगे, तो यहां से एक टर्म, तो फॉर हायर क्यू कोइल इट इज कंसिडर दैट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन जब क्यू की वैल्यू हाईएस्ट, क्यू की वैल्यू क्या होगी बहुत ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अर्थमेटिक मीन ऑफ द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, यहां से एक फॉर्मूला और लिख देना है, ये नोट लगा के, ये हो गया क्या, अब एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गई, सॉरी बैंडविड्थ कंप्लीट हो गई, क्यों बराबर नोट लगा के लिखना है
एक फॉर्मूला और जो काम में आता है, क्वालिटी फैक्टर Q बराबर ओमेगा 0 बाई बैंडविथ, या मैं ये कहूँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविथ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविथ, ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होगी। Q बराबर ओमेगा 0 बाई बैंडविथ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविथ। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होगी, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इस तरह से ये बैंडविथ हो गई। अब हम एक सीरीज RLC सर्किट को लेंगे और उसमें कंपेयर करेंगे सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन से, और उसमें क्या चीज़ें होती है, जीटा किस तरह से निकालेंगे, क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे, वो चीज़ देखेंगे। पहले इतना नोट कर लो। हो गया? अब देखो